Good morning, students. In previous class, we read our first chapter of civics, the story of democracy, and today we continue our chapter. Today's topic is the Renaissance. Renaissance means पुनर्जागरण, rebirth. मतलब एक व्यक्ति का ज्ञान अर्जन करने के बाद दोबारा से जन्म होना, मतलब उसका अपने अधिकारों के प्रति जागृत होना पुनर्जागरण कहलाता है। 14th and 15th centuries witnessed the Renaissance in Europe की जो 14वीं और 15वीं शताब्दी है वो इस गवाह है यूरोप के अंदर पुनर्जागरण की। इट वॉज द मूवमेंट टू रीबर्थ ऑफ ग्रीस एंड रोम कि ये मूवमेंट क्या है, ये जो आंदोलन था, मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, तो ये आंदोलन था रीबर्थ ऑफ ग्रीस, यूनान और रोम का। इट प्रोड्यूस्ड एक्सीलेंट मास्टरपीसेस इन लिटरेचर, पेंटिंग एंड आर्ट, और इसने उत्पन्न किए बहुत ही अच्छे कलाकार। मास्टरपीस का मतलब यहाँ पे कि मास्टरपीस का मतलब होता है 100 चीज़ों में से एक चीज़ जो सबसे बेस्ट होती है। तो लिटरेचर के अंदर, साहित्य के अंदर, चित्रकारी के अंदर और कला के अंदर इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे जो अद्भुत नमूने उत्पन्न किए या पेश किए। वेनिस, फ्लोरेंस एंड लूका लेड टू फॉर रीचिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट कि जो वेनिस, फ्लोरेंस एंड लूका जो जगह थी, मतलब स्टेट्स थे, वो पहुंच गए थे पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे। ए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन दीज प्रोविंसेस, और यहाँ पे क्या थी, गणतंत्र सरकार थी। इन राज्यों में क्या था, गणतंत्र सरकार थी, क्योंकि ये पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट था, राजनीतिक जो विकास था, उसमें एक बहुत ही आगे पहुंच गए थे। मर्चेंट्स एंड ट्रेडिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इनटू गिल्ड्स, और जो व्यापारी थे और जो ट्रेडिंग करने के लिए मतलब जो समूह बनाए गए थे, उन्होंने अपना एक गिल्ड बनाया। गिल्ड का मतलब होता है एक ऐसा समूह जिसके अंदर व्यापारी, मर्चेंट्स और जो ट्रेडिंग पर्सन्स होते हैं वो अपने लॉज खुद बनाते हैं, अपने नियम खुद बनाते हैं, तो उसको गिल्ड बोलते हैं। द गिल्ड पार्टिसिपेटेड इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट, और ये जो गिल्ड्स थी वो पार्टिसिपेट करती थी सरकार जब निर्णय लेती थी उसके अंदर। इट वॉज प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी, और ये एक प्रोसेस है डेमोक्रेसी तक जाने की, क्योंकि जब गिल्ड्स बन गई, जब लोग किस राज्यों के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो गए, तो फिर वो एक स्टेप था डेमोक्रेसी तक पहुंचने का। पीस एंड स्टेबिलिटी एंश्योर्ड डेमोक्रेसी टू फ्लोरिश, और जो शांति और स्थिरता थी उसने एंश्योर कर दिया था कि डेमोक्रेसी अपनी एक समृद्धि की राह पे चल रही है। फ्लोरिश का मतलब होता है समृद्धि, किसी का बहुत ही पूर्ण अच्छे तरीके से विकास होना। डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड के अंदर डेमोक्रेसी कैसे आई। इन 1215 CE ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड मैग्ना कार्टा वॉज पास्ड, कि 1215 ईस्वी में एक डॉक्यूमेंट पास हुआ जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, आज़ादी के लिए कानूनी पत्र। ठीक है, कि लोग मोनार्की से बाहर निकल जाते हैं। मोनार्की का मतलब होता है कि मान लो एक राजा है, राजा का पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होगा, तो ये मोनार्की कहलाता है। इट लैड टू अडोप्शन ऑफ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसने क्या किया, लैड किया अडोप्शन की अपनाने का पार्लियामेंट्री फॉर्म, संसदीय जो पद्धति थी सरकार की, उसको अपनाने का मार्गदर्शन किया। द पेटिशन ऑफ राइट्स 1628 CE, पेटिशन ऑफ राइट का मतलब है कि जो राजा है उस राज्य का, वो परमिशन लेता है सरकार से टैक्सेस लेने के लिए, कि मैं टैक्सेस ले सकता हूं या नहीं, सरकार उसको फिर परमिशन देती है। ठीक है। द बिल ऑफ राइट्स 1689, और जो 1689 में बिल ऑफ राइट्स आया, इसका मतलब था कि लोगों को बोलने का और अपने विचार अभिव्यक्त करने का की आजादी देना। उसके बाद है एंश्योर द पावर टू द पार्लियामेंट, और ये क्या एंश्योर करता है कि संसद के पास उसकी शक्तियां हैं। बाय दीज बिल्स द पावर्स ऑफ किंग अवे, और इस तरीके से क्या हुआ, राजा की जो शक्तियां थी वो चली गई
एंड इट वॉज बिलीव दैट, और ये विश्वास होने लगा कि दैट ही वॉज अकाउंटेबल टू एन इलेक्टेड बॉडी और रिप्रेजेंटेटिव, कि ये जो भी व्यक्ति अब राजा बनेगा या जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारा प्रतिनिधि होगा, वो कोई भी चुना हुआ व्यक्ति होगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से इंग्लैंड के अंदर भी डेमोक्रेसी आ गई थी। आवर 2 टॉपिक्स आर रिमेनिंग, French Revolution and American Revolution. We read these topics in next class. Now we do our short question answer. Our first question is, what was the important characteristics of the ancient Greek society? कि जो प्राचीन यूनान की सोसाइटी थी, सभ्यता थी, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? An important characteristics of the ancient Greek society was द एक्सिस्टेंस ऑफ सिटी स्टेट्स। क्या थी उसकी विशेषता? कि राज्य और शहरों, मतलब पद्धति थी कि एक राजा है, राजा के फिर क्या थी उसकी स्टेप्स थे कि एक शहर है, शहर के अंदर फिर छोटे छोटे पार्ट्स, ब्लॉक्स बना दिए, फिर उन ब्लॉक्स के अंदर और गांव बना दिए, गांव के अंदर फिर पंचायतें बना दी। तो इस टाइप में मतलब एक स्टेप, जैसे कि कोई देश है, देश के अंदर राज्य है, राज्य के अंदर शहर है, तो ये उसकी विशेषता थी कि स्टेप बाय स्टेप चल रहा था वो। अब व्हाई इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन सिग्निफिकेंट, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की का महत्व क्यों है? जो टॉपिक हम कल पढ़ेंगे उसका ये क्वेश्चन है, तो मैं इसको यहाँ पे समझा देती हूँ, लेकिन टॉपिक हम कल फिर से पढ़ेंगे। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज it marked the end of absolute monarchy, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्या महत्व है कि ये इसने चिन्हित किया कि जो मोनार्की है वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई है, और led to establish of self government, और अब हम खुद की, मतलब कि अब खुद की सरकार स्थापित होगी, इसका उसने प्रतिनिधित्व किया या उसको उसने बताया। What are the 2 guiding principal forces of democracy? Principles और forces सेम चीज है। Equality and freedom are the 2 guiding forces principles of democracy, कि समानता और स्वतंत्रता 2 मार्गदर्शक प्रिंसिपल्स हैं या बल हैं डेमोक्रेसी के, गणतंत्रता के। Our 4th question is, when did America win its independence from British rule? कि अमेरिका ने अपना स्वतंत्रता, जो ब्रिटिश के साथ उसका आंदोलन चल रहा था, वो कब जीता? इन 1779 अमेरिका वॉन इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, कि 1779 में 1779 में उसने अमेरिका ने अपना जो स्वतंत्रता थी वो ब्रिटिश रूल से ले ली थी। आवर 5th क्वेश्चन इज, व्हेन डिड यूरोप विटनेस्ड रेनेसेंस, कि यूरोप के अंदर जो पुनर्जागरण आया उसका गवाह कब बना? इन 14th and 15th सेंचुरी CE यूरोप विटनेस्ड इज रेनेसेंस, कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप रेनेसेंस का जो गवाह बना। आई होप स्टूडेंट्स you understand these questions and these topics very well. We continue our chapter in next class, and we do our long question answer also in next class. Thank you.